पिता का बंटवारा। अंकित क्यों आ रहे हैं बाबूजी गांव से? तुम्हें पता है हम दोनों वर्किंग हैं। बिट्टू भी सुबह स्कूल चली जाती है। पूरा दिन घर साफ सुथरा पड़ा रहता है। बाबूजी को हमेशा बलगम रहता है। पूरे दिन खांसते और थूकते रहते हैं। और तो और उन्हें सुबह 5 बजे चाय चाहिए, 10 बजे खाना, फिर शाम की चाय। मैं ऑफिस से आकर थक जाती हूँ, कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। शाम को उन्हें तो पूरा खाना चाहिए होता है। कैसे मैनेज करूँगी यार। पिछली बार तो मम्मी जी भी आई थी तो उन्होंने सारा काम संभाल लिया था, पर अब मम्मी जी के जाने के बाद मुझसे अकेले किसी की सेवा नहीं होगी। सुन रहे हो या बहरे हो गए हो अंकित तुम? रीना उसकी पत्नी झल्लाते हुए बोली। अंकित, तो क्या चाहती हो तुम? बाबूजी को मना कर दूं कि मत आइए? आपकी बहू मना कर रही है, वह आपको 2 रोटी भी नहीं खिला सकती। तभी बिट्टू कमरे से आंख मलती हुई बाहर आई। क्या कहा आपने पापा? दादू आ रहे हैं? अरे वाह, मैं दादू को बहुत मिस कर रही थी। अब तो दादी भी भगवान के पास चली गई। दादू बहुत रोते हैं मम्मा। मैंने फ़ोन पर बात की थी उनसे। मैंने दादू से कहा था कि मुझे उनकी याद आ रही है, तभी आ रहे हैं। मेरी हर बात मानते हैं दादू। अब खूब मस्ती करूंगी उनके साथ। आप तो रहती नहीं है घर में। मैं स्कूल से आकर बोर हो जाती हूँ। मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ पार्क में। सबको बताऊंगी मेरे दादू आ रहे हैं। यह कहती हुई बिट्टू बाहर चली गई। अंकित, देख रही हो रीना कितनी खुश है बिट्टू। अरे कितना जीवन होता है बड़े बूढ़ों का। वे खुश रहती है अपने दादू के साथ। और बाबूजी भी तो माँ को ज़्यादा याद करके परेशान नहीं होंगे। वैसे भी वो ज़्यादा दिन तो रुकते नहीं, उन्हें गांव की याद आने लगती है, चले जाएंगे। रीना, करना तो सब कुछ मुझे पड़ता है ना, तुम दोनों को कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए ऐसे बोल रहे हो। मेरी लाइफ तो बिल्कुल चक्कर घिनी जिससी हो जाएगी। अब आ रहे हैं तो आने दो, और मीरा को फिर बुला लेना। और ज़्यादा दिन रुके तो मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी बिट्टू को लेकर। वहीं से मैं ऑफिस चली जाया करूंगी। तुम दोनों बाप बेटे आराम से रहना दोनों। अंकित ने कहा, ठीक है, आने तो दो यार उन्हें पहले, अभी से ही दिमाग खराब कर रही हो। अंकित निर्धारित समय पर बाबूजी को घर में ले आया। रीना ने दरवाज़ा खोला तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि बाबूजी अकेले नहीं आए थे। उनके साथ रीना के मायके से उसकी मम्मी पापा भी साथ थे। रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बाबूजी के पैर छुए, मम्मी पापा के गले लगी, सभी को पानी दिया व चाय नाश्ता कराया। रीना ने अपनी मम्मी से खूब जी भर के बातें की। बिट्टू भी सभी लोगों को घर में एक साथ देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। रीना ने पूछा, मम्मी आप दोनों बाबूजी के साथ यहाँ पर कैसे? आपको तो एक दिन की भी फुर्सत नहीं होती। मैं कहती हूँ तो भी नहीं आती आप। मम्मी, बेटा तेरे ससुर जी ने फ़ोन किया और कहा आप लोगों से मिलने का मन है और कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। आप लोग क्या बहू के घर आ सकते हो तो आ जाइए, मैं भी आ रहा हूँ। समधी जी के आग्रह को ठुकरा नहीं पाए। तभी रीना के ससुर जी ने सभी को आवाज़ लगाई। सभी हॉल में आ गए। जी समधी जी, कहिए, आपने हम सबको किसी विशेष मकसद से बुलाया है क्या? गुप्ता जी यानी रीना के पापा ने उनसे पूछा। जब से मेरी पत्नी अंकित की माँ मुझे छोड़कर गई है, तब से बस यूं ही ज़िंदगी काट रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब सांसें थम जाएं। तभी आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है। मैं अपनी ज़मीन जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ। सबकी मौजूदगी होना आवश्यक है, पर समझे जी, अंकित आपका इकलौता बेटा है, फिर आपको बंटवारे की क्या आवश्यकता है? बाबूजी, क्या ज़रूरत है? जब तक आप हैं आप संभालिए, फिर मैं देख लूँगा, अंकित ने कहा। बाबूजी ने बोला, बेटा वह मैं भी जानता हूँ, पर कुछ चीज़ें साफ होना ज़रूरी है, बस वही बताना चाहता हूँ। रीना मन ही मन डर रही थी कि कहीं मुँह बोली ननंद सविता को तो बाबूजी हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। बाबूजी ने कहा, बात यह है बेटा, किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
पति पत्नी में कौन पहले दुनिया से विदा हो जाए पता नहीं, इसलिए अगर तू पहले जाता है तो बहू को कोई समस्या ना हो, उसे इधर उधर कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। अकेली औरत को दुनिया बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं ये शहर का ये घर बहू के नाम पर कर रहा हूँ। गांव का जो घर है वह तेरे नाम, और तुम दोनों को इस कागज पर भी साइन करने हैं। अगर मेरे बाद सविता अपने मायके आए तो उसे वैसा ही मान सम्मान मिलता रहे जैसा कि अभी मिलता है, अन्यथा वह भी जायदाद में हिस्सेदारी ले सकती है। बताओ तुम दोनों को मेरा फैसला मंजूर है या नहीं। रीना जो अपने ससुर जी को गलत समझती थी, आज उनके फैसले को सुनकर अवाक रह गई कि कोई ससुर बहू और उसके भविष्य के लिए इस कदर भी सोचता है। रीना आंखों में आंसू लिए ससुर जी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बाबूजी आप निश्चित रहिए, दीदी के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप यह बात नहीं भी कहते तो भी हम उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देते। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, बिट्टू और हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा। अंकित ने भी रीना की बात का समर्थन किया। बाबूजी भी आंखों में आंसू लिए हाथ की लाठी को किनारे रख दोनों हाथों से रीना को आशीर्वाद देने लगे। कांपती आवाज में बोले, सदा सुहागन रहो बहू। समधी समधन भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। गुप्ता जी ने अपनी बेटी से कहा कि बड़े बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं और बच्चों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और अपने से पहले अपने बच्चों का भला सोचते हैं। इसलिए बेटा हमें हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। रीना को भी अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसने ठान लिया था कि आज के बाद ना कभी अपने बड़ों का अपमान करेगी, ना ही किसी को करने देगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।